मैं ऐसे ही एक दिन यहाँ पे ब्राउज़ करी थी वेबसाइट्स पे, तो जो यहाँ की देसी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पर एक जगह मैंने देखा कि जगजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र को कॉल किया और उनसे मैंने पूछा कि वो आ रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए, तो हम वो कॉन्सर्ट कवर करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। जिस रोज़ हमने उनका कॉन्सर्ट कवर करना था, उस दिन सुबह में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले, जो कि उनके ऑर्गेनाइज़र्स ने अरेंज कराई हुई थी। और हम लोग 12 बजे के करीब में, और मेरा कैमरामैन मंसूर, मुझे याद है, हम लोग निकलने लगे तो अचानक मुझे ऑर्गेनाइज़र का फ़ोन आया आधा घंटा पहले कि जगजीत साहब जो हैं उनको फ़ौरी तौर पे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है सारी कॉन्सर्ट भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और उनको वापस इंडिया जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बेटी ने वहाँ पर ख़ुदकुशी कर ली थी। तो ये गर्मियों की बात है 2009 में। तो उस वक्त मुझे बहुत अफ़सोस हुआ उनकी बेटी की ख़ुदकुशी का भी, और दूसरी तरफ इस बात का भी अफ़सोस था कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जो मेरी बचपन की हमेशा की ख्वाहिश थी वो मैं शायद ना कर सकूं। उसके बाद वो दोबारा नवंबर में आए और फिर दोबारा वो मुमकिन हो सका। तो वो चीज़ मुझे आज भी जब उसका ख़्याल आता है तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह ये सब कुछ इस तरह से नहीं हुआ था, बिल्कुल एक ड्रामाई सी सिचुएशन लगती है मुझे। बात लिखने तो दूर तलक बागबा कलियां हों हल्के रंग की भेजनी है। ये बताइएगा कि तेज़ मौसीकी के इस ज़माने में आपका कैरियर 40 साल से ज़्यादा फैला हुआ है। आप किस तरह आपने इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि तब से लेके अब तक लोग आपको उसी शौक़ से सुनते हैं? देखिए, मौसीकी तेज़ हो या फास्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसीकी मौसीकी होनी चाहिए, और मौसीकी में मेलोडी होनी चाहिए। और जब आप कोई गीत या गज़ल गा रहे हैं तो उसकी पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, धुन अच्छी होनी चाहिए, गाने वाले की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी ठीक चाहिए। तो उसमें कोई सवाल नहीं कि वो कामयाब नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बाकी तेज़ मौसीकी कोई फार्मूला नहीं है। तेज़ मौसीकी तो टेम्परेरी है, स्नैक्स है। जो असली जो सर्वाइव करती है, जो जो गज़लें या गीत सर्वाइव करते हैं, वो मेलोडियस सॉन्ग हैं, वो सीरियस सॉन्ग हैं। सीरियस म्यूज़िक हमेशा सर्वाइव करता है। आपकी गज़लों का इंतख़ाब भी, चुनाव बहुत बेहतरीन होता है, तो इसके लिए आप किन बातों को मलूज़ ख़ातिर रखते हैं? सबसे पहले तो मैं गज़ल या जो भी मेरे पास कलाम आता है, उसकी ज़बान देखता हूँ ज़रा। ज़बान ऐसी ही रहनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में उर्दू ज़बान थोड़ी सी कम हो गई है, और इंडिया में जो है ज़ुबान जो है उसका ज़िंदा रखना मुश्किल है इस वक्त नज़र आ रहा है। कुछ स्टेट्स ने उर्दू को ऑफिशियल किया है। तो सबसे पहले मेरा नज़रिया यही रहता है कि जब भी कोई कलाम आता है तो मैं उसकी लैंग्वेज देखता हूँ कि सिंपल हो, जो आम रोज़मर्रा की ज़ुबान हो, जो मैं अगर गाऊँ तो सामने वाले को, सुनने वाले को समझ आ सके कि मैं क्या गा रहा हूँ। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। तो मेरी यही अप्रोच रहती है कि पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनसे उनका ताल्लुक़ रहना चाहिए, और मेलोडियस उसकी ट्यून होनी चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सुनने वाले को आराम मिलना चाहिए, ना कि बेचैनी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए कि आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मेरी अगर बचपन से कोई ख्वाहिश थी, जो मैं आज तक अगर मैं कभी पीछे पलट के देखती हूँ कि बचपन से कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो हमेशा मैं चाहती थी कि पूरी हो, वो ये थी कि मैं हमेशा जगजीत सिंह साहब को लाइव सुनना चाहती थी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जर्नलिज्म में आऊँगी और उसके बाद फिर मुझे किस्मत ये मौका देगी कि मैं उनका इंटरव्यू भी कर सकूँगी। तो मेरे लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मुझे काफ़ी देर तक यकीन नहीं आया कि मैं वाकई उनसे मिली हूँ पर्सनली, और मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया है। आप किसी ख़ास शायर का इंतख़ाब करते हैं या किसी भी शायर का कलाम हो सकता है? नहीं, शायर कोई भी हो। शायर से इसका नाम, बड़े नाम का शायर है, छोटे नाम का शायर है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी पोइट्री कैसी है वो देखी जाती है। अभी मैं नए शायरों की भी पोइट्री लेता हूँ। अभी मेरी नेक्स्ट एल्बम जो आने वाली है उसमें आलोक श्रीवास्तव एक नए शायर हैं, उनका मैंने एक नज़म लिया है, और नवाज़ देवबंदी हैं,
वो हर पुराने शायर हैं लेकिन इतने मशहूर नहीं हैं, उनकी गज़लें मैंने ली हैं। तो ऐसा साथ में जावेद अख्तर की भी ली है, गुलजार साहब की भी ली है, निदा फाजली की भी ली है। तो ऐसा कोई शायर इम्पोर्टेंट नहीं है कि बड़ा नाम होना चाहिए, उसका दम, उसके पोइट्री में दम होना चाहिए। जिस वक्त आपने आज से 40-42 साल पहले गुलकारी का आगाज़ किया था, तब की गुलकारी में और आज की गुलकारी में कोई आपको फ़र्क दिखाई देता है? हाँ, वक्त के साथ धीरे धीरे सब चीज़ चेंज होती है। जब हमने शुरू किया था उस वक्त थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल जिसको कहना चाहिए गायकी थी, मोर क्लोज टू ठुमरी या क्लासिकल स्टाइल। बेगम अख्तर थी, तलत महमूद तो फिल्मी स्टाइल में गज़ल गाते थे, सैगल भी फिल्मी स्टाइल में। बाकी जो नॉन फिल्म सिंगर्स थे जैसे बेगम अख्तर वगैरह, उनकी अपना स्टाइल था, जैसे फरीदा खानम और बेगम अख्तर। फिर मेहंदी हसन साहब आए सीन पे, उन्होंने पूरे डिसिप्लिन्ड सिंगिंग शुरू की, कुछ नॉनसेंस नहीं सिंगिंग में, पूरी डिसिप्लिन्ड सिंगिंग थी। और पोइट्री का उनका जो सिलेक्शन वो भी बड़ा अच्छा था और रेंडरिंग बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया अपना जो कि बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और उसके बाद फिर हमने सबकी जो अच्छाइयाँ थी वो चुन चुन के सिलेक्ट की हैं, उनको कोशिश किया है अडॉप्ट करने का। जगजीत साहब, ये सवाल मेरे जहन में आता है कि जिस ज़माने में आप आए उस ज़माने में गज़ल में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसा कि आपने अभी बताया, फ़रीदा खानम थी, मेहदी हसन थे, नूरजहाँ थी, लता थी। उस दौर में आपको मुश्किल नहीं हुआ कि आप अपना एक मुनफरद मकाम बनाते? और जिस तरह से आप चले हैं, किस तरह आपने ये मुमकिन बनाया? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। आपका जो जो एम है, जो आपका लक्ष्य जिसको कहते हैं हिंदी में, या उर्दू में क्या कहेंगे उसको, आपका जो नज़रिया है वो करेक्ट होना चाहिए। आपका जो तीर है वो, आप लगे ना लगे लेकिन निशाना बांधते रहिए, एक दिन ज़रूर लगेगा आपका जो। क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोच समझ के मैंने ये गज़ल को चुना था, क्योंकि इसमें पोइट्री भी है, मेलोडी भी है, सब है। और उस वक्त कोई इतना दायरा जो गज़ल का था बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े सिंगर हैं छोटी छोटी ऑडियंस में गाते थे, 200, 300, 400 लोग में बैठ के, या ड्राइंग रूम्स में इनकी कॉन्सर्ट होती थी। हमने भी वैसे शुरू किया, शुरू में ड्राइंग रूम की कॉन्सर्ट्स की, छोटे छोटे शुरू किए, फिर धीरे धीरे उसको सिंपल बनाया, आम पब्लिक तक, आम जो लोग हैं, एक आम आदमी है, उसकी समझ आनी चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं, चाहे वो उर्दू जानता है या नहीं जानता, डजंट मैटर। लेकिन एक ज़ुबान जो रोज़मर्रा की ज़बान जो बोलता है, उस ज़बान में उससे बात की, उस ज़बान में उसकी पोइट्री सुनाई, तो वो एक उसका जो स्क्रीन था, जो गज़ल का जो एक कैनवस था, वो बहुत बड़ा हो गया। सबसे पहले तो ये कि आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। जब आप ऐसी किसी पर्सनैलिटी के पास जा रहे हैं जो कि इतने सारे लोग उनके मद्दा होते हैं, तो आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनका कैरियर कब शुरू हुआ, उनके कैरियर में उतार चढ़ाव किस तरह से आए, या उन्होंने जो गाने वगैरह गाए हुए हैं आपको उनके बारे में अच्छा खासा मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप उनसे गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू के सिरों के अंदर से आप मज़ीद सवालात निकाल सकें, उनसे बात कर सकें, बात को आगे बढ़ा सकें। मीडिया के किरदार के हवाले से बात करते हैं। जब आपने शुरू किया उस वक्त ज़ाहिर है मीडिया इतना फ़ाल नहीं था और उसकी इतनी रीच भी नहीं थी। अब ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। आपको लगता है इससे जहाँ पे आसानियाँ हुई हैं वहाँ पे कुछ मुश्किलात भी पैदा हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, आसानी तो ये है कि मीडिया के थ्रू आपका जो फैलाव है, आपका जो मशहूरी है या आपकी जो नाम है, वो बहुत ईजी है, वो ईजीली हो सकता है अगर मीडिया आपको सपोर्ट करे। लेकिन मीडिया कई बार रॉन्ग टैलेंट को सपोर्ट करता है। रेटिंग बढ़ाने के लिए वो सस्ते में सस्ता, गिरे में गिरा, वल्गर में वल्गर प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, जो कि अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मीडिया की, उसके अगेंस्ट है। दे शुड कीप समथिंग इन माइंड कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं, यंग जनरेशन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें उनको ध्यान में रख के प्रोग्राम सेलेक्ट करने चाहिए। हमने जब शुरू किया था कैरियर, तो ऑल इंडिया रेडियो पे गाने के लिए पहले सेंसर बोर्ड हुआ करता था। वहाँ हमारा इम्तिहान लिया जाता था कि वेदर आई एम एबल टू
आई एम गुड एनफ टू सिंग ऑन रेडियो और नॉट। इसको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी तो आप अपना एल्बम बनाइए, आप पैसे दे के चलवा लीजिए, तो चला देगा मीडिया, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पूरी कमेटी बैठती 3 आदमी की, वो सिलेक्ट करते थे, वो ग्रेड दिया जाता है कि ए ग्रेड है आर्टिस्ट है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। फिर सिलेक्शन ऑफ पोइट्री भी रेडियो की तरफ से दी जाती थी कि आप इसमें से गा सकते हैं। उसमें जो अप्रूव पोइट हैं, फैज़ अहमद फैज़, जिगर मुरादाबादी, दाग, गालिब, जितने अच्छी पोइट्री है, उसकी पोइट्री में से आप गा सकते हैं। दूसरा कोई बाहर का गाना हो तो नहीं गा सकते आप। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन लानी चाहिए, अगर नहीं तो क्या है कि इट इज़ गोइंग टू डॉग्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू डॉग्स। आपकी कैसे हर एल्बम पहले से मुनफरिद और मुख्तलिफ होती है, इसका क्या राज है जगजीत साहब? नहीं, राज कुछ नहीं, मैं बस क्योंकि मेरी अप्रोच ये रहती है कि हर एल्बम जो है वो एक नई शुरुआत है। मेरी अगर पिछली एल्बम अच्छी थी तो उसको मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जो नई एल्बम करूंगा वो एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। इसी तरह मेरे लाइव कॉन्सर्ट भी जो है, पुरानी कॉन्सर्ट मैं 3 साल पहले आया था वाशिंगटन में, 2 साल पहले। उस वक्त क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं कैसा हुआ था। आज जो कॉन्सर्ट हुई है, मेरी कंसंट्रेशन उसी भी होगी, वो एक मेरी नई मुझे बिगनिंग मिल रही है, नई ओपनिंग मिल रही है, उसको कामयाब करूँगा। सरकती जाए रुख से नका। एक तरह से बहुत एक तमानियत का एहसास होता है। मुझे बहुत इस हवाले से खुशी होती है कि वाकई एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था जो कि मैं एक लेजेंड का कर सकी और उनसे मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि उसके बाद उनसे इतने अच्छे रवाबित थे कि हर कुछ अरसे के बाद उनसे गुफ्तगू होती रहती थी फ़ोन पर। वो इंडिया में होते थे, तो एक बहुत डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान थे, अच्छी गुफ्तगू होती थी। ये दुख हमेशा रहेगा अपनी जगह पे कि हमने उन्हें शायद बहुत जल्दी खो दिया, और शायद उर्दू गज़ल में अब उस किस्म का कोई सिंगर हमें दोबारा इतनी जल्दी या शायद मुस्तकबिल में शायद कभी भी ना मिल सके। आप जब परफॉर्म करते हैं भारत में भी ऑब्वियसली, और यहाँ बैरून मुल्क आते हैं, आपको कोई फ़र्क दिखाई देता है जो भारत की ऑडियंस है और यहाँ बैरून मुल्क की ऑडियंस है उसमें? भारत की ऑडियंस जो है, या भारत या जो भी हमारा जो लोकल है, वहाँ तो हम तो घर की मुर्गी हैं ना, वहाँ तो दाल बराबर, तो वो टेक अस ग्रांटेड। लेकिन अच्छी ऑडियंस मिलती है, अच्छी। लेकिन बाहर जो लोग आते हैं, जैसे अमेरिका आए, लंदन आए, दुबई गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश जाके आए, अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आए, तो वहाँ दे मिस देयर कल्चर, दे मिस देयर कंट्री, देयर ट्रेडिशंस। सो वो सब मिलजुल के एक फेस्टिवल सा होता है। जिस दिन हमारी कॉन्सर्ट होती है, पूरा शहर वहाँ आता है। आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी आपने परफॉर्म किया, आपको पाकिस्तान की पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही प्यार मिला। ऐसा ज़बरदस्त दो टूर किए मैंने पाकिस्तान के, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और एक फ़र्स्ट टूर में जब मैं गया था तो मैंने खान साहब को मिलने गया था, मैं खान साहब मेहदी हसन साहब को। तो मुझे मालूम था कि वो बीमार हैं, तो मैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रहा था। मैंने स्टेज पे अनाउंस किया वहाँ कि इस तरह खान साहब जो है आपके मुल्क के जो इतने बड़े फ़नकार हैं, इस वक्त वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार हैं, एंड ही नीड सम हेल्प, तो लेट अस डोनेट जनरसली। तो आधे घंटे में मैंने एक गज़ल शुरू की खान साहब की गानी, रंजिश शेहज़ई, दिल ही दुखाने के लिए। वो गज़ल गा रहा और साथ में डोनेशन भी आ रहा था। तो विल यू बिलीव कि आधे पौने घंटे में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। बड़े सग़ीर पाक व हिंद में गज़ल के जो गायक हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। एक आपका नाम है, पाकिस्तान से भी काफ़ी कम हो गए हैं, पुराने जो गज़ल गायक थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे में जो नए गुलकार आ रहे हैं और जो गज़ल की जानिब आना चाहते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी कि वो क्या करें कि वो उस तरह का नाम कमा सकें और उस तरह उर्दू गज़ल की खिदमत कर सकें? नहीं, देखिए, पुराने नामों में तो अभी ग़ुलाम अली साहब ही हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, ज़्यादा उनकी होती है। बाकी फरीदा खानम थोड़ा बहुत, उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई है। बाकी नए गुलकार जो आते हैं पाकिस्तान, वो गज़ल गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, गा सकते, लेकिन उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही गज़ल में, उनको कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इंडिया में आपको गज़ल का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? गज़ल का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा ब्लीक नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है,
क्योंकि एक तो ज़बान ख़त्म होती जा रही है, दूसरा जो मीडिया ने जो एक ट्रेंड सेट किया है ना कि ओवरनाइट आपको स्टार बना देते हैं और ओवरनाइट आप गायब भी हो जाते हैं, तो वो ट्रेंड इज़ वेरी डेंजरस। उससे जो है आज की जो जनरेशन है वो मौसीकी सीखना नहीं चाहती, वो लैंग्वेज सीखना नहीं चाहती। वो हर पोइट्री जो है रोमन लैंग्वेज में रखते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो। जब तक मेरा तो ठीक ही है, मैंने तो अभी रिटायर होने जाना है 2-4 साल में, तो लेकिन कुछ मुस्तकबिल कुछ गड़बड़ी है इंडिया में। जगजीत साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तरह आपने इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि तब से लेके अब तक लोग आपको उसी शौक़ से सुनते हैं? देखिए, मौसीकी तेज़ हो या फास्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसीकी मौसीकी होनी चाहिए और मौसीकी में मेलोडी होनी चाहिए, और जब आप कोई गीत या गज़ल गा रहे हैं तो उसकी पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, धुन अच्छी होनी चाहिए, गाने वाले की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी ठीक चाहिए, तो उसमें कोई सवाल नहीं कि वो कामयाब नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बाकी तेज़ मौसीकी कोई फार्मूला नहीं है, तेज़ मौसीकी तो टेम्परेरी है, स्नैक्स है। मैं और मेरा कैमरामैन मंसूर, मुझे याद है हम लोग निकलने लगे तो अचानक मुझे ऑर्गेनाइज़र का फ़ोन आया आधा घंटा पहले कि जगजीत साहब जो हैं उनको फ़ौरी तौर पे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है सारी कॉन्सर्ट भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और उनको वापस इंडिया जाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बेटी ने वहाँ पर ख़ुदकुशी कर ली थी। तो ये गर्मियों की बात है 2009 में, तो उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ उनकी बेटी की ख़ुदकुशी का भी, और दूसरी तरफ इस बात का भी अफसोस था कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जो मेरी बचपन की हमेशा की ख्वाहिश थी वो मैं शायद ना कर सकूं। उसके बाद वो दोबारा नवंबर में आए और फिर दोबारा वो मुमकिन हो सका। तो वो चीज़ मुझे आज भी जब उसका ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह ये सब कुछ उस तरह से नहीं हुआ था, बिल्कुल एक ड्रामाई सी सिचुएशन लगती है मुझे। बात निकले दूर तलक बागबां कलियां हों हल्के रंग की भेजनी है। ये बताइएगा कि तेज़ मौसीकी के इस ज़माने में आपका कैरियर 40 साल से ज़्यादा फैला हुआ है, आप किस तरह जो असली जो सर्वाइव करती है, जो गज़लें या गीत सर्वाइव करते हैं वो मेलोडियस सॉन्ग हैं, वो सीरियस सॉन्ग हैं। सीरियस म्यूज़िक हमेशा सर्वाइव करता है। आपकी गज़लों का इंतखाब भी चुनाव बहुत बेहतरीन होता है, तो इसके लिए आप किन बातों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं? सबसे पहले तो मैं गज़ल या जो भी मेरे पास कलाम आता है उसकी ज़बान देखता हूँ ज़रा। ज़बान ऐसी ही रहनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में उर्दू मैं ऐसे ही एक दिन यहाँ पे ब्राउज़ करी थी वेबसाइट्स पे, तो जो यहाँ की देसी वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पर एक जगह मैंने देखा कि जगजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र को कॉल किया और उनसे मैंने पूछा कि वो आ रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए, तो हम वो कॉन्सर्ट कवर करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। जिस रोज़ हमने उनका कॉन्सर्ट कवर करना था उस दिन सुबह में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले, जो कि उनके ऑर्गेनाइज़र्स ने अरेंज कराई हुई थी, और हम लोग 12 बजे के करीब